नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। ज़्यादा जोखिम वाले एसेट क्लासेस के लिए की यूएस मैक्रो इंडिकेटर बचे रहने के बावजूद क्रिप्टोकरेंसीज ने एक बहादुर प्रयास किया है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2022 के फोर्थ क्वार्टर के लिए 2.9% की एनुअल रेट से बढ़ा, जबकि थर्ड क्वार्टर में 3.2% से नीचे रहा, जो 2.6% की बढ़त के लिए उम्मीदों से बेहतर है। लेटेस्ट डेटा में फाइनेंशियल मार्केट्स ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई है, जिसमें जॉबलेस क्लेम की अप्रत्याशित रूप से कम नंबर शामिल है। रियल डिस्पोजेबल इनकम, जो टैक्सेस और इन्फ्लेशन के समायोजन के बाद पर्सनल इनकम का रिप्रेजेंट करती है, वह 3.3% बढ़ी, जबकि ग्रॉस डोमेस्टिक परचेज प्राइसेस में क्वार्टर टू क्वार्टर बदलता है। वह थर्ड क्वार्टर में 4.8% से नीचे रहने के बाद 3.2% बढ़ा है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के संकेत डेटा में भी मौजूद थे, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग में 2.1% की बढ़त 2.5% की अपेक्षा से कम थी। मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन हाल ही में पिछले 24 घंटों में 0.6% की गिरावट के साथ लगभग $23,000 पर ट्रेड कर रही थी। वहीं ETH लगभग $1,600 पर कारोबार कर रहा था। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन ने पिछले 24 घंटों में 0.44% कम होकर $1.5 ट्रिलियन हो गया है। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम उसी समय के दौरान 12.67% गिरकर $53.83 बिलियन हो गया है। इसमें से $5.48 बिलियन का श्रेय DeFi को दिया जाता है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 10.17% है। दूसरी ओर स्टेबल कॉइन $47.83 बिलियन की टोटल वॉल्यूम के साथ 88.85% का गठन करते हैं। पिछले दिनों बिटकॉइन का डोमिनेंस भी 0.04% कम हो गया है, जो हाल में 42.32% है। देश के सेंट्रल बैंक के साथ पहले रजिस्टर किए बिना नीदरलैंड में क्रिप्टोकरेंसी सर्विसेज प्रदान करने के लिए कॉइनबेस पर 3.33 मिलियन यूरोस का जुर्माना लगाया गया है। मई 2020 से क्रिप्टोकरेंसी कंपनीज को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन के तहत मनी ट्रांसमीटर के रूप में रजिस्टर होना जरूरी है। सितंबर 2022 में रजिस्टर करने से पहले कॉइनबेस लगभग 2 वर्षों के लिए कंप्लायंस से बाहर हो गया था। नॉन कंप्लायंस 2 मिलियन यूरोस के आधार जुर्माने से पनिशेबल है, लेकिन कॉइनबेस की सजा को एक्सचेंज के आकार और सुपरवाइजरी फी का भुगतान न करने से प्राप्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के कारण बढ़ा दिया गया था। कॉइनबेस ने संकेत दिया है कि ये डिसीजन की अपील कर सकता है, जिसमें एक्चुअल सर्विसेज की कोई आलोचना शामिल नहीं है। सेंट्रल बैंक ने जुलाई में समान अपराध के लिए कॉइनबेस कॉम्पिटिटर बाइनेंस पर समान राशि का जुर्माना लगाया था। Crypto.com ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड निर्धारित कर सकता है। सिंगापुर स्थित एक्सचेंज ISO क्लाउड सुरक्षा और प्रिवेसी सर्टिफिकेशंस प्राप्त करने वाला पहला एक्सचेंज बन गया। 24 जनवरी को क्रिप्टो एक्सचेंज ने घोषणा की कि उसने क्लाउड सुरक्षा के लिए ISO 27017 और प्रिवेसी प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन के लिए ISO 27018 हासिल किया है। SGS, एक इंटरनेशनली मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, ने प्लेटफॉर्म का ऑडिट किया। ISO 27017 क्लाउड स्पेसिफिक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, जो क्लाउड रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स को संबोधित करता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सुनिश्चित करता है कि प्लेटफॉर्म उन स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं जो क्लाउड डेटा उल्लंघनों की संभावना को कम करते हैं। दूसरी ओर ISO 27018 क्लाउड सेवाओं के लिए ब्रॉडर प्रिवेसी स्टैंडर्ड्स को संबोधित करता है। ये क्लाउड डेटा का प्रबंधन करने वाले संगठनों के लिए विशेष रूप से गोपनीयता पर डेटा प्रदान करता है। बिटपे, दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी भुगतान सेवा प्रदाता, ने दुनिया की लीडिंग Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मूनपे के साथ साझेदारी की है, ताकि बिटपे यूजर्स को तुरंत और बढ़िया दरों पर क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए और ज्यादा तरीके प्रदान कर सकें। बिटपे यूजर्स के पास अब इंटीग्रेशन के कारण दुनिया की 60 से ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसीज तक पहुंच है।
इस कोलैबोरेशन का जश्न मनाने के लिए पहली बार बायर्स सीमित समय के लिए अपनी क्रिप्टोकरेंसी परचेज पर कोई शुल्क नहीं देंगे। बिटपे यूजर्स bitpay.com पर या बिटपे वॉलेट ऐप के भीतर मूनपे इंटीग्रेशन के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीद सकते हैं। बोगस कॉइन बेचने के लिए हैकर्स ने पॉपुलर यूएस ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड के सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुंच प्राप्त की है। बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बोगस टोकन को RBH के रूप में जाना जाता है। बुधवार को अकाउंट ने $0.005 की शुरुआती कीमत के साथ BSC पर संदिग्ध कॉइन की शुरुआत के बारे में ट्वीट किया। टोकन के एक एग्जामिनेशन से पता चलता है कि क्रिएटर और टोकेनोमिक्स डेटा गायब है। अन्य रॉबिनहुड सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी निशाना बनाया गया है। इंटरनेट इंस्पेक्टर जैक XBT द्वारा प्रदान किए गए BSC एनालिसिस के अनुसार फ्रॉडस्टर्स BNB टोकन में लगभग $8,200 निकालने में सक्षम थे। इस घटना के बाद बाइनेंस CEO CZ ने ट्विटर पर घोषणा की कि प्रभावित अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अनुसार उनकी वर्तमान जांच के आधार पर उनका मानना है कि थर्ड पार्टी वेंडर के विक्रेता के कारण हुआ था। सोशल ने बेंगलुरु के न्यू BEL रोड में NFT आर्ट के लिए एक एक्सक्लूसिव फिजिकल गैलरी खोली है। कैफे चेन के मुताबिक लेटेस्ट लोकेशन जो 14 जनवरी को खुला Web3 स्पेस में उनके प्रवेश का पहला कदम है। इसमें मंथली आर्ट क्यूरेशन होगा। इनॉग्रल एग्जीबिशन का टाइटल वेलकम टू Web3 है और डिजिटल आर्टिस्ट अंगद B सोदी द्वारा क्यूरेट किया गया था। ये 23 जनवरी से डिस्प्ले हो रहा है और इसमें प्रसाद भट्ट, डॉक्टर वाफू, AB वर्स और अन्य जैसे बेंगलुरु बेस्ड NFT आर्टिस्ट द्वारा काम किया गया है। कस्टमर्स डिजिटल स्क्रीन पर आर्ट वर्क को देख सकते हैं और अपनी पसंद के पीसेस खरीद सकते हैं। स्पेस को आर्टिस्ट, क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक गैदरिंग प्लेस के रूप में डिजाइन किया गया था। आर्ट के अलावा आउटलेट फूड और बेवरेजेस भी सर्व करता है। कॉनफ्लक्स लेयर 1 कॉनफ्लक्स ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन 26 जनवरी को 60.25% तक बढ़ गया, जब कंपनी ने घोषणा की कि उसने इंस्टाग्राम के चाइना वर्जन लिटिल रेड बुक को इंटीग्रेट कर लिया है। टोकन जो 1 जनवरी को $0.022 के निचले स्तर पर पहुंच गया, अब $0.051 पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि सभी एक्सचेंजों में वॉल्यूम 373% बढ़कर $57 मिलियन हो गया है। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक इंटीग्रेशन लिटिल रेड बुक के 200 मिलियन यूजर्स को उनके प्रोफाइल पेज के कॉनफ्लक्स पर नॉन फंडेबल टोकन्स डिस्प्ले करने की अनुमति देगा। कॉइनफ्लक्स के CTO मिंग वू ने कहा, चाइना के बड़े इंटरनेट इंडस्ट्री प्लेयर्स ने Web3 ट्रांजिशन को अपनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। कॉनफ्लक्स 2 दुनियाओं को जोड़ने वाला मेजर ब्रिज बन रहा है और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सिनेरियोज में Web3 टेक्नोलॉजी को एक्सपैंड करने के लिए लीडरशिप रोल निभा रहा है। 2021 में शंघाई गवर्नमेंट ने कॉनफ्लक्स को $5 मिलियन का रिसर्च अनुदान प्रदान किया था। एक और दिन यूनाइटेड स्टेट्स में बिटकॉइन स्पॉट ETF को लॉन्च करने की अनुमति देने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा इनकार मिला है। लेटेस्ट रिजेक्टेड प्रपोजल कैथी वुड के ARK इन्वेस्ट और ग्लोबल क्रिप्टो ETF प्रोवाइडर 21 शेयर्स से आया है, जो ARK 21 शेयर्स बिटकॉइन ETF को लॉन्च करने के प्रयास में दूसरी बार शामिल हुए हैं। ये इनिशियली पिछले साल 13 मई को दायर किया गया था। एक महीने बाद BZX पर प्रोडक्ट को लिस्ट करने के ARK के पहले प्रयास को ठुकरा दिया गया था। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक अंडरलाइंग एसेट के लिए इनडायरेक्ट एक्सपोजर की पेशकश करने वाला एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। ये उन वस्तुओं में इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है जो खुद के लिए मुश्किल है और खुद को स्टोर करना मुश्किल है, जैसे गोल्ड या कई क्रिप्टो करेंसी के लिए। डिसीजन के लिए SEC का तर्क पिछली बार जैसा ही है। ARK ये डेमोन्स्ट्रेट करने में विफल रहा है कि इन्वेस्ट करने वाली पब्लिक को फ्रॉडुलेंट और मैनिपुलेटिव एक्ट्स और प्रैक्टिसेस से बचने के लिए इसके एक्सचेंज के रूल्स पर्याप्त हैं। योजनाओं से परिचित 4 सोर्सेज का हवाला देते हुए ब्लॉकवर्क्स ने बताया कि Amazon नॉन फंडेबल टोकन्स का इस्तेमाल करके एक नए इनिशिएटिव की योजना बना रहा है, जिसे स्प्रिंग सीजन में लॉन्च किया जा सकता है।
ब्लॉकवर्क्स ने कहा कि टेक जायंट के पास प्रोजेक्ट के लिए 1 दर्जन से ज्यादा पार्टनर्स हैं जो गेमिंग पर फोकस कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल में Amazon कस्टमर्स को क्रिप्टो गेम खेलने और फ्री NFTs क्लेम करने के लिए एक पुश शामिल हो सकता है। एफर्ट अभी भी डेवलप किया जा रहा है और ये रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में लॉन्च हो सकता है। 2 सोर्सेज ने ब्लॉकवर्क्स को बताया कि प्लेटफॉर्म को AWS या Amazon की सब्सिडरी कंपनी Amazon वेब सर्विसेज के बजाय Amazon से चलाया जाएगा। नए कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक FTX बैंक्रप्सी लॉयर्स पूर्व CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड, उनकी फैमिली और टॉप लेफ्टिनेंट्स को कोलैप्स्ड क्रिप्टो एक्सचेंज में समन देने की अनुमति मांग रहे हैं। फाइलिंग नाम बैंकमैन-फ्रीड के पेरेंट्स जोसेफ बैंकमैन और बारबरा फ्रीड और उनके भाई गैब्रियल बैंकमैन-फ्रीड ने कहा कि तीनों ने उनके एडवाइजर्स के रूप में काम किया। लॉयर्स FTX के को-फाउंडर्स गैरी वांग और निशाद सिंह, एलामीडा रिसर्च की पूर्व CEO कैरोलीन एलिसन और FTX ट्रेडिंग लिमिटेड के पूर्व चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और FTX डिजिटल मार्केट्स लिमिटेड के को-CEO कॉन्स्टेंस वांग को भी निशाना बना रहे हैं। लॉयर्स दूसरी बातों के साथ साथ FTX के एसेट्स और बिजनेस ऑपरेशंस और FTX के अंदरूनी सूत्रों के पर्सनल एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। नए FTX के CEO जॉन रे 3 ने पहले कहा था कि FTX के एग्जीक्यूटिव्स ने प्रॉपर बिजनेस रिकॉर्ड्स नहीं बनाए हैं, जिसने बैंक्रप्सी प्रोसेस के दौरान एसेट्स को रिकवर करने के उनके प्रयासों को जटिल बना दिया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।